बुक 6। इन दोनों क्लास के बूढ़े लोगों को पुजारी का काम सौंपा जाना चाहिए। हमने दिखाया है कि जरूरी शर्तें क्या हैं और एक राज्य के हिस्से क्या हैं। किसान और कारीगर हर तरह के मजदूर राज्यों के होने के लिए जरूरी है, लेकिन राज्य के हिस्से योद्धा और सलाहकार हैं और ये एक दूसरे से अलग अलग हैं। कुछ मामले में यह अंतर हमेशा के लिए होता है, दूसरों में नहीं। यह राजनीतिक कोई दर्शनों की कोई नई या हालिया खोज नहीं है। राज्य को वर्गों में विभाजित किया जाना चाहिए और योद्धाओं को किसानों से अलग किया जाना चाहिए। यह प्रणाली मिस्र और क्रीट में आज तक जारी है और जैसा कि परंपरा कहती है, मिस्र में सेसोस सेसोस्टिस और क्रीट में मेनोस के कानून द्वारा स्थापित की गई थी। आज मेजों की संस्था भी प्राचीन काल की प्रतीत होती है। क्रीट में यह मिनोस के शासनकाल जितनी पुरानी है और इटली में कहीं अधिक पुरानी है। इतालवी इतिहासकारों का कहना है कि अनोट्रिया का एक एक इटालस राज्य था, जिसके नाम पर ओनी ट्रियोन लोगों को इटालियन कहा जाने लगा और जिसके सिकिलेटिस और लेमेटिक खाड़ी के बीच स्थित यूरोप के द्वीप को इटली का नाम दिया, जो एक दूसरे के केवल आधे दिन की यात्रा की दूरी पर है। वे कहते हैं कि इस इटालस के इटालस ने ओनी ट्रियन लोगों को चरवाहों के चरवाहों से किसान बना दिया। आज भी उनसे निकले कुछ लोग इस संस्था को उनके कुछ कानूनों को मानते हैं। इटली की एक तरफ टार टायरेनिया की तरफ ओप्सी रहते हैं, जिन्होंने अब भी पुराने समय की तरह ओसेनस कहा जाता है, और इयापीगिया और आयोनियन खाड़ी की तरफ सिरटिसा नाम के जिले में चोनेस रहते हैं, जो ओनिट्रियन जाति की ही के हैं। जाति के इसी हिस्से के से आम टेबल बनने की संस्था शुरू हुई थी। जातियों में बंटवारा जो मिस्र में बहुत पुराना था, क्योंकि सोसो सिरटस का राज मिनोस के राज से कहीं ज़्यादा पुराना है। यह सच है कि और कई दूसरी चीज़ें सदियों में कई बार, या यूं कहें कि अनगिनत बार ईजाद हुई हैं, क्योंकि ज़रूरतों ने ही लोगों को वे ईजाद करना सिखाया जो बहुत ज़रूरी थे। और जब वे चीज़ें मिली तो यह स्वाभाविक था कि ज़िंदगी को सजाने और बेहतर बनाने वाली दूसरी चीज़ें भी धीरे धीरे बढ़ेंगी। और हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पॉलिटिकल संस्थाओं में भी यही नियम लागू होता है। मिस्र सभी चीज़ों के पुराना मिस्र सभी चीज़ों के पुराना होने का गवाह है, क्योंकि मिस्र के लोग सभी चीज़ों में सबसे पुराने लगते हैं और उनके पास कानून और रेगुलर संविधान है जो बहुत पुराने समय से मौजूद है। इसलिए हमें पहले से खोजी गई चीज़ों का सबसे अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए और डिफेक्ट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ज़मीन उन लोगों की होनी चाहिए जिनके पास हथियार हों और सरकार में हिस्सा हो, और किसानों को उनसे अलग एक क्लास होना चाहिए। और मैंने यह भी तय किया है कि इलाकों का दायरा और नेचर क्या होना चाहिए। अब मैं ज़मीन के बंटवारे और खेती करने वाले वर्ग के करैक्टर पर बात करना शुरू करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी कॉमन होनी चाहिए जैसा कि कुछ लोग कहते हैं। लेकिन लेकिन सिर्फ इतना ही दोस्ताना दोस्ताना सहमति के से इसका आम इस्तेमाल हो और किसी भी नागरिक को गुजारे के लिए पैसे की कमी न हो। जहाँ तक आम खाने की बात है, तो इस बात पर आम सहमति है कि एक अच्छे शहर में ये होने चाहिए, और हम आगे बताएंगे कि ऐसा सोचने के हमारे अपने क्या कारण हैं। हालांकि ये होने चाहिए सभी नागरिकों के लिए खुला, और फिर भी गरीबों के लिए अपने निजी साधनों से जरूरी रकम देना और अपने घर का खर्च चलाना आसान नहीं है। धार्मिक पूजा का खर्च भी इसी तरह पब्लिक का खर्च होना चाहिए। इसलिए जमीन को दो हिस्सों में बांटना चाहिए, एक पब्लिक और दूसरा प्राइवेट, और हर हिस्से को बांटा जाना चाहिए। पब्लिक जमीन का आधा हिस्सा भगवान की सेवा और आधा आम खाने का खर्च उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि प्राइवेट जमीन का आधा हिस्सा बॉर्डर के पास और दूसरा शहर के पास होना चाहिए, ताकि हर नागरिक के पास दो प्लॉट हों और उन सभी को दोनों जगह पर जमीन मिले। ऐसे बंटवारे में न्याय और निष्पक्षता है, और यह बॉर्डर पर होने वाली लड़ाइयों में लोगों में एक राय पैदा करता है। यहाँ यह इंतजाम नहीं होता, वहाँ कुछ लोग अपने पड़ोसियों से लड़ने के लिए बहुत तैयार रहते हैं, जबकि दूसरे इतने सावधान रहते हैं कि वे अपनी इज्जत पूरी तरह खो देते हैं। इसलिए कुछ जगहों पर ऐसा कानून है जो बॉर्डर के पास रहने वालों को पड़ोसियों के साथ लड़ाइयों के बारे में पब्लिक में होने वाली बातचीत में हिस्सा लेने से रोकता है, इस आधार पर कि उनके फायदे उनके फैसले को बिगाड़ देंगे। तो पहले बताए गए कारणों से जमीन को बताए गए तरीकों से बांटा जाना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह होगी कि किसान गुलाम हों और सभी एक ही नस्ल के न हों और उनमें जोश न हो, क्योंकि अगर उनमें जोश नहीं होगा तो वे अपने काम के लिए ज़्यादा सही रहेंगे और उनके क्रांति करने का कोई खतरा नहीं होगा। अगली सबसे अच्छी बात यह होगी कि वे विदेशी नस्ल के हों। हम्म
विदेशी नस्ल के और उसी तरह के घटिया किस्म के, उनमें से कुछ लोगों के गुलाम होने चाहिए और उन्हें अमीर लोगों की प्राइवेट जायदादों पर काम कर पर रखा जाना चाहिए। बाकी राज्य की प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उन्हें आम जमीन पर काम पर रखा जाना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि गुलामों के साथ सही बर्ताव क्या है और क्यों जरूरी है। यह माना जाता है कि हमेशा आज़ादी हमेशा उनकी सेवाओं के इनाम के तौर पर उन्हें दी जानी चाहिए। हम पहले कह चुके हैं कि शहर जमीन और समुद्र दोनों तरफ से खुला होना चाहिए और पूरे के लिए जितना हो सके शहर के बाहर ही रहें। जगह के बारे में हमारी इच्छा है कि इसके लिए ऐसी जगह मिले जो चार मामलों में अच्छी हो। पहली, सेहत। यह जरूरी है कि जो शहर पूरब की ओर है और जिन पर पूरब से आने वाली हवाएं चलती वे सबसे सेहतमंद होते हैं। जिनसे पूरब से यह जरूरी है कि जिनसे पूरब से आने वाली हवाएं चलती वे सबसे सेहतमंद होते हैं। सेहत के मामले में दूसरे नंबर पर वे शहर हैं जो उत्तर से हवा से सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ हल्की सर्दी होती है। शहर की जगह भी राजनीतिक, प्रशासन और युद्ध दोनों के लिए आसान होने चाहिए। बाद वाले मामले को ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों को आसानी से बाहर निकालना चाहिए और साथ ही दुश्मनों के लिए पहुँच से दूर पर कब्जा करना मुश्किल होना चाहिए। शहर में कुदरती तौर पर सारे झरने और फव्वारे होने चाहिए, या अगर उनकी कमी हो तो बारिश का पानी जमा करने के लिए बड़े तालाब बनाए जा सकते हैं, जो तब भी काम आएंगे जब लोग लड़ाई की वजह से देश से कट जाएंगे। लोगों की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए, जो मुख्य रूप से इलाके और उस जगह की सेहत पर निर्भर करेगा जहाँ वे रहते हैं। और दूसरी बात है साफ पानी के इस्तेमाल पर आखिरी बात किसी भी तरह से दूसरी बात नहीं है, क्योंकि शरीर को सहारा देने के लिए हम जिन चीज़ों का सबसे ज़्यादा और अक्सर इस्तेमाल करते हैं वे सेहत के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है और इनमें पानी और हवा शामिल है। इसलिए सभी समझदार राज्यों में अगर साफ पानी की कमी है और सप्लाई सभी जगह एक जैसी नहीं है तो पानी पीने को और दूसरे कामों के इस्तेमाल होने वाली पानी से अलग रखना चाहिए। जहाँ तक किलों की बात है, अलग अलग तरह की सरकारों के लिए क्या सही है और अलग अलग होता है, और एक्रो एक्रोपोलिस और कुलीन तंत्र या राजशाही के लिए सही है, लेकिन एक मैदान लोकतंत्र के लिए सही है और न तो अमीरों के लिए बल्कि कई मजबूत जगहों के लिए। निजी घरों का अरेंजमेंट ज़्यादा अच्छा है और आमतौर पर ज़्यादा सुविधाजनक माना जाता है। अगर सड़कें रेगुलर तौर पर मॉडर्न तरीके से बनाई जाएं जिसे हिप्पोडेमस ने शुरू किया था, लेकिन युद्ध में सुरक्षा के लिए पुराने तरीके से बनाना बेहतर है, जिसे अजनबियों का शहर से बाहर निकलना और हमलावरों का अंदर आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एक शहर को बनाने के दोनों प्लान अपनाने चाहिए। घरों को अनियमित रूप से अरेंज करना मुमकिन है, जैसे किसान अपने बैलों को गुच्छों में लगाते हैं। पूरे शहर को सीधी लाइनों में नहीं बल्कि सिर्फ कुछ खास इलाकों में बनाना चाहिए। इस तरह सुरक्षा और सुंदरता एक साथ मिल जाएगी। दीवारों के बारे में जो लोग कहते हैं कि मिलिट्री की ताकत का दिखावा करने वाले शहरों में दीवार नहीं होनी चाहिए, वे अपनी सोच के बिल्कुल पुराने जमाने के हैं और वे लोग देख सकते हैं कि जो शहर इस सोच पर गर्व करते थे वे सच में गलत साबित हुए। और सच है कि जब दुश्मन का स्वभाव वैसा ही हो और संख्या में ज़्यादा न हो तो रैम्पार्ट के पीछे सुरक्षा ढूंढने में बहुत कम हिम्मत दिखाई जाती है, लेकिन घेराबंदी करने वालों की ताकत का सामना करना इंसानों की ताकत से बेहतर हो सकता है। और कुछ लोगों को की बहादुरी के लिए बहुत ज़्यादा होता है। अगर उन्हें बचाना है और हार और हमले से बचना है तो सबसे मजबूत दीवार ही योद्धा की सबसे अच्छी सुरक्षा होगी। खासकर अब जब गुलेल और घेराबंदी के इंजन इतने अच्छे हो गए हैं, दीवारें न होना उतना ही भारी बेवकूफ़ी होगा जितना किसी खुले इलाके में शहर के लिए जगह चुनना और ऊंचाइयों को समतल करना। यह जैसे कोई अपना घर बिना दीवार के छोड़ दें ताकि रहने वाले डरपोक न बन जाएं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जिनके शहर दीवारों से घिरे हैं वे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, लेकिन जिन शहरों के चारों ओर दीवारें नहीं हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हमारे नतीजे सही हैं तो शहरों में न सिर्फ दीवारें होनी चाहिए बल्कि उन्हें सजावटी बनाने के साथ साथ लड़ाई के मकसद के लिए भी काम और नए आविष्कारों का सामना करने के लिए भी तैयार करने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा शहर पर हमला करने वाले फ़ायदा उठाने के लिए मुमकिन कोशिश करते हैं करने वालों बचाव करने वालों को बचाव के सभी तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जो पहले से खोजे जा चुके हैं, और दूसरे तरीके भी बनाने चाहिए, क्योंकि जब लोग अच्छी तरह से तैयार होते हैं तो कोई भी
कोई भी दुश्मन उन पर हमला करने के बारे में सोचता नहीं है, क्योंकि दीवारों को सही दूरी पर गार्ड हाउस और टावर बनाकर बांटा जाना जाना है और नागरिकों को आम टेबल पर बिठाना है। इसलिए यह आइडिया स्वाभाविक रूप से आएगा कि हमें गार्ड हाउस में कुछ आम टेबल लगाने चाहिए। अरेंजमेंट इस तरह से हो सकता है, मजिस्ट्रेट की मुख्य आम टेबल एक सही जगह पर होगी और धार्मिक पूजा के लिए सभी इमारतें होंगी, सिवाय उन रस्मों के जिन्हें कानून या पाइथियन ओरेकल ने किसी खास जगह तक सीमित कर दिया था। जगह ऐसी होनी चाहिए जो दूर दूर तक दिखे, जो नेकी को सही ऊंचाई दे और आस पड़ोस से ऊंची हो। इस जगह के पास एक एक एगोरा बनाया जाना चाहिए, जैसा कि थेस्लियन फ्रीमेंगो एगोरा कहते हैं, तो जिसे थेस्लियन एगोरा कहते हैं। इसे सभी काम धंधे बाहर रखे जाने चाहिए। किसी भी मैकेनिक, किसान या ऐसे किसी भी व्यक्ति को अंदर आने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए जब तक कि मजिस्ट्रेट उसे न बुलाए। अगर बड़े बुजुर्गों की जिम्नास्टिक एक्सरसाइज वहाँ की जाए तो यह जांच का एक अच्छा इस्तेमाल होगा, क्योंकि कुछ मजिस्ट्रेट को लड़कों के साथ रहना चाहिए जबकि बड़े आज मजिस्ट्रेट के साथ रहें, यानी फ्रीमेन के अगोरा में फ्रीमेन्स एगोरा में, क्योंकि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी सच्ची शर्म और सीधा डर पैदा करने का सबसे अच्छा तरीका है। एक ट्रेडर्स का अगोरा भी होना चाहिए जो एक दूसरे से अलग हों, ऐसी स्थिति में जो समुद्र और जमीन दोनों में समान के लिए आसान हो। इसने एक काम में अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग किया जाना चाहिए, लेकिन मजिस्ट्रेट की बात करते समय हमें नागरिकों के एक और हिस्से यानी पुजारियों को नहीं भूलना चाहिए, जिनके लिए भी मंदिरों के पास उनकी जगह जगह पर पब्लिक टेबल होनी चाहिए, जो मजिस्ट्रेट कॉन्ट्रैक्ट, आरोप और समन वगैरह देखते हैं और जो अगोरा और शहर की देखभाल करते हैं। उन्हें अगोरा के पास और मिलने की कैसी पब्लिक जगह पर होना चाहिए। व्यापारियों के अगोरा के आसपास की जगह एक जैसी होगी। ऊपर वाला अगोरा हम आराम की ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, दूसरा व्यापार की ज़रूरतों के लिए। पूरे देश में यही व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ भी मजिस्ट्रेट, जिन्हें कुछ लोग इंस्पेक्टर ऑफ फॉरेस्ट और दूसरे लोग वार्डन ऑफ द कंट्री कहते हैं, के पास ड्यूटी के दौरान गार्ड हाउस और कॉमन टेबल पूल होने चाहिए। पूरे देश में मंदिर भी होने चाहिए, कुछ देवताओं को और कुछ हीरो को समर्पित है। लेकिन इन डिटेल्स पर ज़्यादा सोचना हमारा समय बर्बाद करना होगा, मुश्किल कल्पना करने में नहीं बल्कि उन्हें करने में। हम जिनके बारे में जितना चाहें बात कर सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करना किस्मत पर निर्भर करेगा। इसलिए अभी हम इन मामलों पर और कुछ भी नहीं कहेंगे। संविधान पर वापस आते हैं। आइए हम यह तय करने की कोशिश करें कि एक खुशहाल और अच्छी तरह से चलने वाला राज्य किन और किस तरह से एलिमेंट से बना होना चाहिए। दो चीज़ें जिनसे सारी खुशहाली जुड़ी होती है, उनमें से एक है काम का सही मकसद और लक्ष्य चुनना, और दूसरा उन कामों की खोज और इसे पाने का तरीका, क्योंकि तरीका और मकसद एक जैसे हो सकते हैं या अलग। कभी कभी लोगों के सामने सही मकसद रखा जाता है, लेकिन असल में वे उसके पाने में नाकाम रहते हैं। दूसरे मामले में वे सभी तरीकों में सफल होते हैं, लेकिन वे अपने लिए एक बुरा मकसद तय करते हैं और कभी कभी वे दोनों में नाकाम रहते हैं। उदाहरण के लिए दवा की कला को ही लें। डॉक्टर हमेशा सेहत का नेचर नहीं समझते। वे जो तरीके इस्तेमाल करते हैं वे भी शायद मनचाहा मकसद हासिल न कर पाएँ। कभी कलाओं और विज्ञानों में मकसद और तरीका दोनों ही हमारा कंट्रोल में होना चाहिए। खुशी और खुशहाली जो सभी लोग साफ तौर पर चाहते हैं। कुछ लोग उसे पा लेते हैं, दूसरे दूसरों को किसी घटना या कुदरत की कमी की वजह से ये चीज़ें नहीं मिल पाती, क्योंकि एक अच्छी ज़िंदगी के लिए बाहरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब लोग अच्छी हालत में हों तो कम से कम मात्रा में, और जब वे बुरी हालत में हो तो ज़्यादा मात्रा में। फिर दूसरे लोग जिनके पास खुशी की हालत होती है, वे इसे पाने की कोशिश में शुरू से ही पूरी तरह गलत हो जाते हैं। क्योंकि हमारा मकसद सबसे अच्छी है सरकार का पता लगाना है, यानी जिसके तहत एक शहर सबसे अच्छे से चलेगा, और क्योंकि वह शहर सबसे अच्छे से चलता है जिसमें खुशी पाने का सबसे ज़्यादा मौका होता है। इसलिए यह साफ है कि हमें खुशी का नेचर साफ तौर पर पता लगाना होगा। हमने नैतिकता में कहा, अगर वहाँ दिए गए तर्कों की कोई वैल्यू है तो खुशी, अच्छे गुणों को पाना और उनका सही इस्तेमाल करना है, और यह कंडीशनल नहीं बल्कि एब्सोल्यूट है। और मैंने कंडीशनल शब्द का इस्तेमाल उस चीज़ को बताने के लिए किया जो ज़रूरी हो, और एब्सोल्यूट शब्द का इस्तेमाल उस चीज़ को बताने के लिए किया जो अपने आप में अच्छा है। सही कामों का ही मामला लें, सही सजाएं सच में एक अच्छे सिद्धांत से निकलती हैं, लेकिन वे सिर्फ इसलिए अच्छी हैं क्योंकि हम उनके बिना नहीं रह सकते। बेहतर होगा कि न तो लोगों को और न ही राज्यों को
ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत हो, लेकिन जो काम सम्मान और फ़ायदा पाने के लिए किए जाते हैं वे बिल्कुल सबसे अच्छे होते हैं। कंडीशनल काम में सिर्फ कम बुराई का चुनाव करते हैं, जबकि ये अच्छाई की नींव और रचना है। एक अच्छा आदमी गरीब और बीमार है और ज़िंदगी की बुराइयों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह खुशी सिर्फ उल्टी कंडीशन में ही पा सकता है। जैसा कि हमने पहले ही एथिक्स में कहा है, पहला आदमी वह है जिसके लिए, क्योंकि वह अच्छा है, पूरी तरह से अच्छा, उसका अच्छा है। यह भी साफ है कि दूसरी चीज़ों का उसका इस्तेमाल अच्छा और पूरी तरह से अच्छा होना चाहिए। इसलिए लोगों को लगता है कि बाहरी चीज़ें ही खुशी का कारण है। फिर भी हम यह भी कह सकते हैं कि वीणा पर शानदार फॉर्मेंट परफॉर्मेंस का क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को जाता है, न कि परफॉर्मर के हुनर को। तो जो कहा गया है उसे यह पता लगता है कि कुछ चीज़ें लेजिस्लेटर को राज्य में अपने पास तैयार रखनी चाहिए, दूसरी चीज़ें उसे खुद ही देनी होंगी। और इसलिए हम सिर्फ यह कह सकते हैं कि हमारा राज्य इस तरह बने कि उसे किस्मत से मिलने वाली चीज़ें मिलें, क्योंकि हम उसकी ताकत को मानते हैं। जबकि राज्य में अच्छाई, और अच्छाई सिर्फ किस्मत की बात नहीं बल्कि ज्ञान और मकसद का नतीजा है। एक शहर तभी अच्छा बन सकता है जब सरकार में हिस्सा लेने वाले नागरिक अच्छे हों, और हमारा राज्य में सभी नागरिक सरकार में हिस्सा लेते हैं। तो चलिए हम पूछते हैं कि कोई आदमी कैसे अच्छा कैसे बनता है, क्योंकि अगर हम सभी नागरिकों को अच्छा भी मान लें तो उनमें से हर एक को नहीं तो भी बाद वाला बेहतर होगा, क्योंकि हर एक के अच्छे में सभी का अच्छा शामिल होता है। तीन चीज़ें हैं जो मनुष्य को अच्छा और गुणी बताती हैं, ये हैं स्वभाव, आदत, तर्क। मैं पहली बात, हर किसी को इंसान के तौर पर जन्म लेना चाहिए और किसी और जानवर के तौर पर नहीं। दूसरी बात, उसका शरीर और आत्मा दोनों एक खास कैरेक्टर का होना चाहिए, लेकिन कुछ क्वालिटी जन्म से होने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वे आदत बदल जाती हैं। और कुदरत कुछ तोहफे ऐसे होते हैं जिन्हें आदत से अच्छा या बुरा बनाया जा सकता है। ज़्यादातर जानवर कुदरत के हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं, हालांकि कुछ छोटी छोटी बातों पर भी आदत का असर होता है। इसके अलावा इंसान के पास समझ होती है, और सिर्फ इंसान के पास, इसलिए कुदरत, आदत, समझ का एक दूसरे के साथ तालमेल होना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा एक दूसरे जैसे नहीं होते। इंसान आदत और कुदरत के खिलाफ कई काम करता है अगर हमेशा उसे ऐसा करने के लिए मना लें। हम पहले तय कर चुके हैं कि कानून बनाने वाले के हाथों कौन से नेचर सबसे आसानी से बदल सकते हैं, बाकी सब तो शिक्षा का काम है। कुछ चीज़ें हम आदत से सीखते हैं और बातें कुछ बातें सीखने से, क्योंकि हर पॉलिटिकल सोसाइटी में रूलर्स और सब्जेक्ट होते हैं। तो आइए हम सोचें कि एक दूसरे के साथ उनके रिश्ते बदलने चाहिए या परमानेंट होने चाहिए, क्योंकि नागरिकों की एजुकेशन इस सवाल के जवाब के हिसाब से ज़रूर अलग होगी। अब अगर कुछ लोग दूसरों से उसी तरह बेहतर हैं जैसे भगवान और आम हीरो आम तौर पर इंसानों से बेहतर माने जाते हैं, तो सबसे पहले उनके शरीर में और उनके दिमाग में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि गवर्नर्स की सुपीरियरिटी हो। तो यह साफ तौर पर बेहतर होगा कि हमेशा के लिए एक ही क्लास राज करे और दूसरे उनकी सेवा करे, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है, और राजाओं की अपने सब्जेक्ट्स पर कोई खास सुपीरियरिटी नहीं होती। जैसा कि साइक्लेक्स ने इंडियंस में जैसे साइलेक्स साइलेक्स ने इंडियंस में पाए जाने की बात कही है। ओह शिट। लेकिन यह मुमकिन नहीं है। खास सुपरिटी नहीं होती। जैसे साइलेक्स ने इंडियन में कई तो जैसा कि सभी नागरिक एक जैसे राज करने और राज पाने की अपनी बारे में बतलाता है, और के साथ है और लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव, और कोई भी ऐसा नहीं चल सकती जो इंसाफ पर बेस्ट न हो, क्योंकि अगर सरकार अन्यायी हो तो देश का हर कोई क्रांति करने की चाहत में शासित लोगों के साथ मिल जाता है। और यह नामुमकिन है कि सरकार के सदस्य इतने ज़्यादा हों कि वे अपने सभी दुश्मनों से भी ज़्यादा ताकतवर हों। फिर भी यह बात नकारी नहीं जा सकती कि गवर्नर अपनी प्रजा से बेहतर हो। यह सब किया जाएगा, और वे किस तरह से इस सरकार में हिस्सा लेंगे इस पर कानून बनाने वाले को सोचना होगा। इस बारे में पहले बताया जा चुका है। कुदरत ने खुद चुनने का नियम दिया है, जब उसने बूढ़े जवान हालांकि असल में वे एक ही तरह के हर हैं में फ़र्क किया है, जिनमें से एक को राज करने के लिए और दूसरे को करने के लिए बनाया गया है। जवानी में राज किए जाने पर
कोई बुरा नहीं मानता, नहीं वह खुद को अपने हुक्म हुक्म हुक्मरानों के से बेहतर समझता है, खासकर अगर उसे ज़रूरी उम्र होने पर वह खास अधिकार मिलेंगे। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अगर कि एक नज़रिए से गवर्नर और जिन पर राज किया जाता है वे एक जैसे होते हैं और दूसरे नज़रिए से अलग, और इसलिए उनकी पढ़ाई भी एक जैसी और अलग होनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छी तरह से कमांड करना सीखना चाहता है, जैसा कि लोग कहते हैं, उसे सबसे पहले अज्जा मानना सीखना होगा। जैसे कि मैंने इस किताब के पहले हिस्से में देखा, एक नियम शासकों के लिए होता है और दूसरा नियम शासितों के लिए। पहला तानाशाही सरकार और दूसरा आज़ाद सरकार। कुछ कमांड इस बात में अलग नहीं होते कि उन्हें क्या ऑर्डर दिया गया है, बल्कि इस बात में अलग होते हैं कि उन्हें किस इरादे से लागू किया गया है। कई छोटे मोटे उनका उन काम उन आज़ाद युवाओं के सम्मान की बात होते हैं जिनके द्वारा उन्हें किया जाता है, क्योंकि काम अपने आप में सम्मानीय और अपमानजनक नहीं होते, बल्कि उनके मकसद और मकसद में अलग होते हैं। लेकिन क्योंकि हम कहते हैं कि नागरिक और शासक का गुण अच्छे आदमी के गुण जैसा होता है और उसी व्यक्ति को पहले प्रजा और फिर शासक बनाना चाहिए, इसलिए कानून बनाने वाले को यह देखना होगा कि वे अच्छे आदमी बने, और यह कैसे हो सकता है और एक अच्छी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अब इंसान की आत्मा दो हिस्सों में बटी हुई है, इस जिनमें से एक में खुद में तर्क है और दूसरा जिसमें खुद में तर्क नहीं है, वह तर्क की बात है सामने मानने में सक्षम है। और हम किसी इंसान को अच्छा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस उसमें इन दोनों हिस्सों के गुणों होते हैं। इनमें से किस में लक्ष्य मिलने की ज़्यादा संभावना है, यह उन लोगों के लिए कोई शक की बात नहीं है जो हमारे बंटवारे को मानते हैं, क्योंकि प्रकृति और कला दोनों की दुनिया में कमतर हमेशा बेहतर या बेहतर के लिए मौजूद होता है, और बेहतर या बेहतर वह होता है जिसमें तर्क होता है। तर्क भी हमारे आमतौर पर बोलने के तरीके में दो हिस्सों में बटा होता है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल और एक सोच समझ कर किया गया तर्क होता है, और कामों का भी वैसा ही बंटवारा होना चाहिए। जो लोग दोनों या सभी को पाने की ताकत रखते हैं उन्हें स्वाभाविक रूप से बेहतर सिद्धांत के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए वही सबसे ज़्यादा योग्य होता है जो सबसे ज़्यादा मिल सकता है। पूरी ज़िंदगी को आगे दो हिस्सों में बांटा गया है, बिजनेस और आराम, युद्ध और शांति, और सभी सभी कामों को उनमें बांटना जो जरूरी और काम के हैं, वे जो सम्मान के लायक हैं, और एक या दूसरे तरह के कामों को दिए जाने वाली तरजीह जरूरी तौर पर आत्मा के एक या दूसरे हिस्से और उसके कामों को दूसरे पर दिए जाने की तरजीह होनी चाहिए। शांति के लिए युद्ध होना चाहिए, आराम के लिए व्यापार होना चाहिए, सम्मान के लिए काम की और जरूरी चीज़ें होनी चाहिए। राजनेता को अपने कानून बनाते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसे आत्मा के हिस्सों और उनके कामों पर विचार करना चाहिए, और सबसे बढ़कर बेहतरी और अंत पर उसे इंसान की अलग अलग तरह की चीज़ें भी याद रखनी चाहिए, ज़िंदगी और काम। क्योंकि लोगों को बिजनेस में लगना चाहिए और लड़ाई में जाना चाहिए, लेकिन आराम और शांति बेहतर है। उन्हें वही करना चाहिए जो जरूरी और काम का हो, लेकिन जो इज्जतदार हो वह बेहतर है। उसे उसूलों में हर उम्र के बच्चों और लोगों को जिन्हें पढ़ाई की ज़रूरत हो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जबकि आज के हेलेंस भी, जिनके बारे में माना जाता है कि वे सबसे अच्छा राज करते हैं और जिन लेजिस्लेटर ने उनके संविधान दिए हैं, उन्होंने अपनी सरकारें सबसे अच्छे मकसद को ध्यान में रखकर नहीं बनाई, या उन्हें सभी अच्छाइयों को ध्यान में रखकर कानून ने शिक्षा नहीं दी, बल्कि एक घटिया सोच के साथ उन पर भरोसा किया जो ज़्यादा काम के और फायदेमंद होने का वादा करते हैं। कई मॉडर्न लेखकों ने भी ऐसा ही नज़रिया अपनाया है। वे लेसेडिमोनियन संविधान की तारीफ करते हैं और लेजिस्लेटर की तारीफ करते हैं। उन्होंने जीत और लड़ाई को अपना एकमात्र मकसद बनाया है, एक ऐसी बात है जिसे तर्क से गलत साबित किया जा सकता है और जिसे बहुत पहले ही तथ्यों से गलत साबित किया जा चुका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किस्मत का माल जमा करने की उम्मीद में साम्राज्य चाहते हैं, और इसी वजह से थिब्रोन और लेसेडिमोनियन संविधान के बारे में लिखने वाले सभी लोगों ने अपने लेजिस्लेटर की तारीफ की है, क्योंकि लेसेडिमोनियन लोगों ने मुश्किलों में ट्रेनिंग लेकर बहुत ताकत हासिल की थी। लेकिन यकीनन अब जब उनका साम्राज्य खत्म हो गया तो वे कुछ लोग नहीं हैं और नहीं उनका लेजिस्लेटर सही था। नतीजा कितना अजीब है। अगर वे उसके कानूनों का पालन करते हैं रहते हैं और कोई उनमें दखल नहीं होता, तो उन्हें ज़िंदगी का बेहतर हिस्सा खो दिया है। ये लेखक इस बारे में गलत हैं कि लेजिस्लेटर को किस तरह की सरकार को मंजूरी देनी चाहिए, क्योंकि आज़ाद लोगों की सरकार अच्छी होती है और तानाशाही सरकार से ज़्यादा अच्छाई दिखती है। न तो किसी शहर को खुश माना जाना चाहिए और न ही किसी लेजिस्लेटर की तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि वह अपने नागरिकों को जीतने और अपने पड़ोसियों पर राज करने की ट्रेनिंग देता है, क्योंकि इसमें बहुत बुराई है। इसी तरह के सिद्धांत पर कोई भी नागरिक जो ऐसा कर सकता जाहिर है अपने राज्य में सत्ता पाने की कोशिश करेगा। यह वही जुर्म है जिसका आरोप लेसेडिमोनियन राजा पोस्नियस
पर लगाते हैं, भले ही उसके पास पहले से बहुत सम्मान था। ऐसा कोई सिद्धांत और ऐसा कोई कानून जिसका यह मकसद हो, न तो राजनेता जैसा है, न ही उपयोगी या सही, क्योंकि एक ही चीज़ें लोगों और राज्यों दोनों के लिए सबसे अच्छी होती हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो कानून बनाने वालों और अपने नागरिकों के दिमाग में डालनी चाहिए, न ही लोगों को युद्ध की पढ़ाई उन लोगों को गुलाम बनाने के इरादे से करनी चाहिए जो गुलाम बनाने के लायक नहीं, बल्कि सबसे पहले उन्हें खुद को गुलाम बनाए जाने से बचाना चाहिए। और दूसरी बात, राज करने वालों की भलाई के लिए राज हासिल करना चाहिए, न कि आम तानाशाही करने के लिए। और तीसरी बात, उन्हें सिर्फ उन लोगों पर मालिक बनने की कोशिश करनी चाहिए जो गुलाम बनने के लायक हैं। तथ्य साथ ही तर्क यह साबित करते हैं कि कानून बनाने वाले को अपने सभी मिलिट्री और दूसरे उपायों को आराम देने और शांति बनाने की तरफ लगाना चाहिए। इनमें से ज़्यादातर मिलिट्री देश तभी सुरक्षित रहते हैं जब वे युद्ध में होते हैं, लेकिन जब वे अपना साम्राज्य बना लेते हैं तो गिर जाते हैं। बिना इस्तेमाल किए लोहे की तरह वे शांति के समय में जंग खो खा जाते हैं, और इसके लिए कानून बनाने वाले दोषी हैं। उन्हें कभी शांति से जीने नहीं सिखाया, क्योंकि लोगों और उनके राज्यों का मकसद एक ही है। इसलिए सबसे अच्छे इंसान और सबसे अच्छे राज्य का मकसद भी एक ही होना चाहिए। इसलिए यह साफ है कि दोनों में फुर्सत के गुण होने चाहिए, क्योंकि शांति, जैसा कि अक्सर कहा गया है, युद्ध का अंत, और फुर्सत मेहनत का। लेकिन फुर्सत और खेती को न सिर्फ उन गुणों से बढ़ावा दिया जा सकता है जो फुर्सत में अपनाए जाते हैं, बल्कि उन गुणों से भी जो बिजनेस के लिए काम के हैं, क्योंकि ज़िंदगी की कई ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं, तभी हमें फुर्सत मिल पाती है। इसलिए एक शहर को शांत और बहादुर होना चाहिए और टिकने में काबिल होना चाहिए, क्योंकि सच में, जैसा कि कहावत है, गुलामों के लिए फुर्सत नहीं आती। और जो लोग इंसानों की तरह खतरे का सामना नहीं कर सकते, वे किसी हमलावर के गुलाम होते हैं। बिजनेस के लिए हिम्मत और धीरज चाहिए। बिजनेस के लिए हिम्मत और धीरज चाहिए, और फुर्सत के लिए फिलोसफी, दोनों के लिए संयम इंसाफ, खासकर शांति और फुर्सत में समय, क्योंकि जंग इंसानों को इंसाफ पसंद और शांत रहने के लिए मजबूर करती है, जबकि अच्छी किस्मत शांति से मिलने वाला फुर्सत का मजा उन्हें घमंडी बना देता है। तो जो लोग सबसे अच्छे लगते हैं और जिनके पास हर चीज़ अच्छी है, उन्हें इंसाफ और संयम की खास ज़रूरत होती है। और जैसे वे लोग, अगर ऐसे लोग हैं, जैसा कि कवि कहते हैं, जो धन्य द्वीपों में रहते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा फिलोसफी और संयम की जरूरत होगी, और जितनी ज़्यादा फुर्सत उनके पास होगी उतनी खुशहाली में रहेंगे। यह समझने में कोई मुश्किल नहीं है कि जो राजा खुशहाल और अच्छा होगा, उसे क्यों ये गुण होने चाहिए। अगर इंसानों के लिए ज़िंदगी की चीज़ों का इस्तेमाल न कर पाना शर्म की बात है, तो शांति के समय में उनका इस्तेमाल न कर पाना और भी ज़्यादा शर्म की बात है। कार्रवाई और युद्ध में बेहतरीन गुण दिखाना, और जब उनके पास शांति और फुर्सत हो तो गुलामों से बेहतर न होना। इसलिए हमें लेसेडिमोनियन लोगों की तरह अच्छा ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे सबसे अच्छी चीज़ों के बारे में अपनी सोच में दूसरे लोगों से सहमत होते हुए भी बाकी इंसानों की से इस तरह में अलग हैं कि उन्हें एक ही अच्छाई को अपना कर पाया जा सकता है, और क्योंकि ये चीज़ें और उनका मज़ा, उन अच्छाइयों से मिलने वाला मज़ा इससे साफ तौर पर ज़्यादा है जिनका भी मकसद है। इसलिए अब हमें यह सोचना होगा कि उन्हें कैसे और किन तरीक़ों से पाया जा सकता है। अब पहले ही यह तय कर चुके हैं कि नेचर, आदत और समझ ज़रूरी है, और नागरिकों का करैक्टर कैसा होना चाहिए यह भी हमने तय कर लिया है। लेकिन हमें यह भी सोचना है कि शुरुआती ज़िंदगी की ट्रेनिंग समझ की होनी चाहिए या आदत की, क्योंकि इन दोनों का मेल होना चाहिए, और जब वे मेल खाते हैं तो सबसे ज़्यादा तालमेल बनाते हैं। समझ गलतियाँ कर सकती है और सबसे ऊंचा पाने में फेल हो सकती है, और आदत का भी वैसा ही बुरा असर हो सकता है। इस तरह ज़िंदगी के आइडियल के बारे में सबसे पहले यह साफ है कि बाकी सभी चीज़ों की तरह जन्म का मतलब कोई पहले का नियम, और किसी भी चीज़ का अंत किसी पहले के अंत से शुरू होता है। जब इंसानों में समझ और दिमाग ही वह लक्ष्य हैं जिसके लिए नेचर कोशिश करता है। इसलिए नागरिकों का जन्म और नैतिक अनुशासन में ध्यान में रखना
ध्यान में रखकर तय किया जाना चाहिए। दूसरी बात, क्योंकि आत्मा और शरीर दो हैं, हम यह भी देखते हैं कि आत्मा के भी दो हिस्से हैं, रैशनल और इरेशनल, और दो मिलती जुलती अवस्थाएं, समझ और भूख है। और जैसे शरीर और आत्मा से पहले आता है, वैसे ही बिना सोचे समझे सोचना समझदारी से पहले आता है। इसका सबूत यह है कि गुस्सा, इच्छा और चाहत बच्चों में जन्म से होती है, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं समझ बढ़ती है, और इसलिए इसलिए शरीर की देखभाल आत्मा से पहले होनी चाहिए, और भूख वाले हिस्से की ट्रेनिंग उसके बाद होनी चाहिए। फिर भी हमारी हमारी देखभाल समय के लिए होनी चाहिए, और शरीर की देखभाल आत्मा के लिए होनी चाहिए, और शरीर की देखभाल आत्मा के लिए होनी चाहिए। क्योंकि कानून बनाने वाले को सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि वह जिन बच्चों को पाल रहा है उसका शरीर जितना हो सके उतना अच्छा कैसे हो सकता है। इसलिए उसकी पहली चिंता शादी के बारे में होगी। उसके नागरिकों को किस उम्र में शादी करनी चाहिए और कौन शादी के लायक है, उसके ना किस और इस विषय पर कानून बनाते समय उसे लोगों की उन उम्र पर विचार करना चाहिए, ताकि उनमें कोई अंतर न हो और उनकी शारीरिक ताकत में कोई अंतर न हो। जैसा कि तब होगा जब आदमी अभी भी बच्चे पैदा कर सकता है, और जबकि औरतें उन्हें जन्म नहीं दे सकती, या औरत बच्चे पैदा कर सकती है जबकि आदमी उन्हें जन्म नहीं दे सकता, क्योंकि इन कारणों में से शादीशुदा लोगों के बीच झगड़ा और मतभेद होते हैं। दूसरा, उसे उस समय पर विचार करना चाहिए जब वे बच्चे अपने माता पिता के उत्तराधिकारी बनेंगे। उम्र का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब माता पिता इतने बूढ़े हो जाएंगे कि उन्हें अपने प्यार से कोई खुशी नहीं मिलेगी, या वे उनके किसी काम के नहीं होंगे। नहीं, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। कम उम्र में शादियों पर कई आपत्तियां हैं। अपने बच्चे अपने माता पिता के प्रति सम्मान में कमी करेंगे रखेंगे तो उनके समकालीन प्रतीत होंगे, और घर के प्रबंधन में झगड़े होंगे। तीसरा, और यह वह बिंदु है जहाँ से हम भटक के विधायक को नवजात बच्चों के ढांचे को अपनी इच्छा अनुसार डालना चाहिए। इनमें से लगभग सभी उद्देश्य एक बिंदु पर ध्यान देकर सुरक्षित किए जा सकते हैं। चूंकि पीढ़ी का सामान्यतः पुरुष के मामले में 70 वर्ष की आयु के भीतर और महिला के मामले में 50 वर्ष की आयु तक सीमित है। इसलिए मिलन की शुरुआत इन अवधियों के अनुरूप होनी चाहिए। बहुत कम उम्र में नर और मादा का मिलन बच्चों के जन्म के लिए बुरा है। बहुत कम उम्र में बच्चों के लिए जन्म के लिए, अन्य सभी जानवरों में बच्चों की संतान छोटी और अविकसित होती हैं, और सामान्य रूप से मादा लिंग की होती है। और इसलिए मनुष्य में भी जैसा कि इस तथ्य से साबित होता है कि जिन शहरों में पुरुष और महिलाओं का कम उम्र में विवाह करने के आदी होते वहाँ लोग छोटे और कमज़ोर होते हैं, और बच्चों को जन्म देते समय भी कम उम्र की महिलाओं को अधिक कष्ट होता है, और उनमें से अधिक मर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ट्रोजेनियन लोगों को एक बार दिए गए जवाब में यह मतलब था, नए खेत को मत काटो। उस भविष्यवाणी का असल में मतलब था कि बहुत से लोग इसलिए मर गए क्योंकि उन्होंने बहुत कम उम्र में शादी इसका फसल इकट्ठा होने से कोई लेना देना नहीं था। यह जल्दी शादी न करने में भी मदद करता है, क्योंकि जो औरतें जल्दी शादी कर लेती हैं बदतमीज हो जाती हैं। बदतमीज हो जाती बदतमीज हो जाती हैं। और मर्दों में भी अगर वे जब वे बढ़ रहे हों तब शादी करें, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब शरीर का बढ़ना रुक जाता है। महिलाओं को 18 वर्ष की उम्र में, पुरुषों को 7 और 30 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए। जब तब वे जीवन के अच्छे समय में होते हैं और दोनों की शक्तियों में गिरावट एक साथ होगी। इसके अलावा अगर बच्चे उस समय पैदा होते हैं जिसकी उम्मीद की जा सकती है तो वे अपने सबसे अच्छे समय में सफल होंगे। तब पिता पहले से ही जीवन के सबसे बुरे दौर में होते हैं, लगभग 60 साल और 10 साल की उम्र तक पहुंच चुके होते हैं। शादी के लिए सही उम्र के बारे में मैं कुछ
साल के मौसम पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल हम हमारे आजकल के रिवाज के अनुसार लोग आमतौर पर शादी सर्दियों के मौसम में तक ही करते हैं, वे सही हैं। डॉक्टर और नेचुरल फिलोसोफर की पीढ़ी के बारे में दी गई सलाह को माता पिता को खुद पढ़ना चाहिए। डॉक्टर सही शरीर की सही उम्र के बारे में सलाह देते हैं और नेचुरल फिलोसोफर हवाओं के बारे में, जिनमें वे दक्षिण की तुलना में उत्तर को ज़्यादा पसंद करते हैं। माता पिता की कौन सी बनावट बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, इस विषय पर हम आगे बात करेंगे जब हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे। और अभी हम सिर्फ कुछ आम बातें कहेंगे। एक एथलीट का स्वभाव किसी आम नागरिक की ज़िंदगी, सेहत या बच्चे पैदा करने के लिए उतना ही सही नहीं होता जितना कि एक बीमार या थके हुए शरीर के लिए, बल्कि उन दोनों के बीच में होता है। एक आदमी की बनावट बनावट मेहनत करने की होनी चाहिए, लेकिन ऐसी मेहनत करने की नहीं जो बहुत ज़्यादा हो। सिर्फ एक सिर्फ एक ही ऐसा हो जैसा कि एथलीट करते हैं, और उसे एक आज़ाद इंसान के सभी काम करने में काबिल होना चाहिए। ये बातें माता पिता दोनों बराबर लागू होती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए और पौष्टिक खाना खाना चाहिए। इनमें से पहली सलाह को कानून बनाने वाले आसानी से लागू कर देंगे, जिनमें रोज किसी मंदिर में टहलने जाना और वहाँ के देवताओं की पूजा कर सके जो बच्चा पैदा करने वाले हैं जो बच्चा पैदा करने वाले। लेकिन उनके शरीर के उलट उनके दिमाग को भी बिना कसरत के रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी माँ से अपना स्वभाव लेते हैं, जैसे धरती पौधे से लेती है। बच्चों के एक्सपोजर और पालन पोषण के बारे में ऐसा कानून होना चाहिए कि कोई भी डिफॉर्म बच्चा जिंदा न रहे। जहाँ बहुत ज़्यादा हों, वहाँ हमारे राज्य में आबादी की एक लिमिट है। जब कपल्स के बच्चे ज़्यादा हों तो महसूस करने की हालत बच्चों के एक्सपोजर से ठीक न हो, तो समझ और ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही अबॉर्शन करवा दिया ओह शिट तो ज़िंदगी शुरू होने से पहले ही अबॉर्शन करवा लिया जाए। ऐसे मामलों में कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है या नहीं, यह ज़िंदगी और सेंसेशन के सवाल पर निर्भर करता है। और अब यह तय करने के बाद कि किस उम्र में पुरुष और महिलाओं के मिलन का शुरू होना चाहिए, अब हम यह तय करेंगे कि वे राज्य के लिए कितने समय तक बच्चे पैदा करेंगे। और पुरुष बहुत बूढ़े हैं, वे भी बहुत छोटे पुरुष की तरह ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो शरीर और दिमाग से कमज़ोर होते हैं। बहुत बूढ़े पुरुषों के बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो सीमा वह उम्र होनी चाहिए जो उनकी बुद्धि का चरम हो। और ज़्यादातर लोगों में यह है, कुछ कवियों की सोच के अनुसार, जो जीवन को 7 साल के समय से मापते हैं, लगभग 50 साल होती है, या 4 या 5 साल बाद उन्हें परिवार बनाना बंद कर देना चाहिए। और उस समय के से वे आगे सिर्फ सेहत के लिए या इस तरह किसी वजह से एक दूसरे के साथ रहते हैं। कारण अडल्ट्री के मामले में किसी भी पुरुष या महिला के लिए यह शर्मनाक माना जाए कि वे शादीशुदा होने पर भी बेवफा हों और पति पत्नी कहलाते हों। अगर बच्चा पैदा करने के दौरान ऐसा होता है तो दोषी व्यक्ति को अपराध के अनुपात में अधिकार खोने की सजा दी जाए। बच्चों के पैदा होने के बाद उन्हें पालने पोसने के तरीके या उनके शरीर की ताकत पर बहुत असर पड़ता है। जानवर और उन देशों के उदाहरण से जो मिलिट्री की आदत डालना चाहते हैं, यह पता चलता है कि जिस खाने में दूध ज़्यादा होता है वह इंसानों के लिए जिस खाने में दूध ज़्यादा होता है वह सबसे अच्छा होता है, लेकिन शराब जितनी कम हो उतना अच्छा है अगर वे बीमारियों से बचना चाहते हैं। साथ ही बच्चों को कम उम्र में जो भी हरकतें करवाई जा सकती हैं वे बहुत फ़ायदेमंद होंगी, लेकिन उनके कोमल अंगों को टेढ़ा मेढ़ा होने से बचाने के लिए कुछ देशों में मैकेनिकल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है जो उनके शरीर को सीधा करते हैं। बच्चों को कम उम्र से ही ठंड की आदत डालना भी एक बहुत अच्छी आदत है जो सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, उन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए मजबूत बनाती है। और इसलिए कई बर्बर लोग जन्म के समय अपने बच्चों को ठंडे पानी में डुबाने का रिवाज है, और दूसरे लोग जैसे स्लेटस उन्हें सिर्फ हल्का कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि इंसान की फितरत को जल्दी ही वह सब सहने की आदत डालनी चाहिए जो उसे सहने में जो आदत से सहने के लिए मजबूर किया जाता है। लेकिन यह प्रोसेस धीरे धीरे होना चाहिए जो बच्चों को उनकी कुदरती गर्मी से ठंड सहन आसानी से सिखाया जा सकता है। ऐसी देखभाल उन्हें ज़िंदगी के पहले पड़ाव में ही मिलनी चाहिए। अगला समय 5 साल की उम्र तक रहता है। इस दौरान बच्चे से पढ़ाई या मेहनत के लिए कोई जोर नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उसकी ग्रोथ में रुकावट आएगी। और हाथ पैरों पर एक्टिव न रहने देने के लिए काफ़ी मूवमेंट होनी चाहिए। मनोरंजन के अलावा दूसरे तरीकों से भी किया जा सकता है, लेकिन मनोरंजन बद्दा थका देने वाला या हंगामा करने वाला नहीं होना चाहिए। एजुकेशन डायरेक्टर से जैसा कि उन्हें कहा जाता है को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे कौन सी कहानियाँ या किससे सुनते हैं।
बच्चे कौन सी कहानियाँ या किससे सुनते हैं, क्योंकि बच्चों के खेल बाद की ज़िंदगी के कामों के लिए रास्ता और तैयार करने के लिए बनाए जाते हैं, और ज़्यादातर उन कामों की नकल करने के लिए, नकल होने के लिए जिन्हें वे आगे चलकर पूरी लगन से करेंगे। वे लोग गलत हैं जो प्लेटो की तरह कानूनों अन्नों में बच्चों के जोर से रोने और चीखने को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उनके विकास में मदद करते हैं और एक तरह से उनके शरीर की कसरत भी करते हैं। आवाज़ पर जोर डालने का असर वैसा ही होता है जैसे जोरदार मेहनत से सांस रोक कर रखने से होता है। दूसरे कामों के अलावा एजुकेशन डायरेक्टर्स को उनकी परवरिश पर ध्यान देना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें जितना हो सके गुलामों के साथ कम रखा जाए, क्योंकि 7 साल की उम्र तक उन्हें घर पर ही रहना होता है, और इसलिए इस कम उम्र में भी उनकी नज़र और सुनने की शक्ति से हर बुरी और घटिया चीज़ को दूर रखना चाहिए। सच तो यह है कि कानून बनाने वाले को बोलने की बेइज्जती से ज़्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि शर्मनाक शब्दों का हल्का फुल्का इस्तेमाल भी शर्मनाक कामों जैसा ही है। खासकर बच्चों को कभी भी ऐसी कोई बात दोहराने या सुनने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। अगर कोई आज़ाद आदमी मना की गई बात बात कहता या करता हुआ पाया जाता है, तो वह इतना छोटा है कि उसे पब्लिक टेबल पर बैठने का मौका नहीं मिलता, तो उसे बेइज्जत किया जाना चाहिए और पीटा जाना चाहिए, और एक बड़े आदमी को उसकी गुलामी वाले बर्ताव के हिसाब से बेइज्जत किया जाना चाहिए। क्योंकि हम गलत भाषा को इजाज़त नहीं देते, तो जाहिर है कि हमें उन तस्वीरों या कहानियों को भी हटा देना चाहिए जो गंदी हों। शासकों को ध्यान ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी तस्वीर या चित्र न हो जो गलत कामों को दिखाता है, सिवाय उन देवताओं और मंदिरों में जिनके त्योहारों और कानून गाली गलौचों को भी इजाज़त देता है, और जिनकी पूजा कानून बड़े लोगों को खुद अपने बच्चों और अपने पत्नियों के लिए करने की भी इजाज़त देता है। लेकिन कानून बनाने वालों को युवाओं को तब तक मजाकिया आईएमबी कविताएं सुनने या कॉमेडी देखने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए जब तक वे पब्लिक टेबल पर बैठने और तेज शराब पीने की उम्र के न हों। तब तक ये शिक्षा उन्हें बुरे तब तक शिक्षा उन्हें ऐसी चीज़ों से बुरे असर से बचा लेगी। बचा लेगी। हमने ये ऊपर ऊपर से कही हैं, हमने ये बातें ऊपर ऊपर से कही हैं, अभी के लिए काफ़ी हैं, लेकिन इसके बाद हम इस टॉपिक पर वापस आएंगे और यह पूरी बातचीत के बाद तय करेंगे कि ऐसी आज़ादी दी जानी चाहिए या नहीं, और अगर दी भी जाए तो कैसे। थियोडोरस जो एक दुखद एक्टर था, यह कहकर बिल्कुल सही था कि वह किसी दूसरे एक्टर को, भले ही वह बिल्कुल दूसरे दर्जे का क्यों न हो, खुद से पहले अंदर नहीं आने देगा, क्योंकि देखने वालों को वही आवाज़ें पसंद आने लगी जो उन्होंने पहले ही सुनी थी। और संगति का यही नियम चीज़ों के साथ साथ लोगों पर भी पूरी दुनिया में लागू होता है, क्योंकि हमें हमेशा वही सबसे अच्छा लगता है जो पहले आता है, और इसलिए युवाओं को हर बुरी चीज़ से और खासकर उन चीज़ों से जो बुराई या नफरत दिखाती हैं अनजान रखना चाहिए। जब 5 साल बीत जाएं तो अगले 2 सालों में उन्हें कामों पर ध्यान देना चाहिए जो उन्हें आगे सीखने हैं। ज़िंदगी के 2 हिस्से होते हैं, उन जिनमें पढ़ाई को बांटना होता है, 7 साल से लेकर जवानी की उम्र तक, और उसके बाद 21 साल की उम्र तक। जो युगों को साथ साथ में बांटते हैं वे हमेशा सही होते हैं। हमें तो प्रकृति द्वारा असल में किए गए बंटवारे को ही मानना चाहिए, क्योंकि कला और शिक्षा प्रकृति की कमियों को ही पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यह पता लगाते हैं कि बच्चों के बारे में कोई नियम बनाए जाने चाहिए या नहीं, और दूसरा, क्या उनकी देखभाल सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए या आम लोगों की, जो आजकल आम रिवाज। और तीसरा तीसरा यह नियम होना चाहिए। पुस्तक 8।